नमस्कार दोस्तों कल देश में दो बड़े जुटान हुए राजनीतिक दलों के, दो गठबंधन बने राजनीतिक दलों के। दोस्तों ऐसा लग रहा है कि भारत में दो सेनाएं तैयार हो रही हैं युद्ध के लिए, और ये युद्ध 2024 में लोकसभा का चुनाव है। उस युद्ध के लिए दो धड़े तैयार हो गए हैं। दोस्तों इन दोनों सेनाओं में एक बड़ा अंतर ये है कि एक गुट के पास सेनापति है और पूरी सेना उस सेनापति के पीछे खड़ी है। उस सेनापति ने सब कुछ तय कर रखा है, कैसे लड़ना है, किससे लड़ना है, किस तरह से लड़ना है, किस हथियार से लड़ना है। लेकिन दूसरी तरफ सेनापति ही नहीं है। वहाँ सभी सेनापति बनना चाहते हैं, लेकिन अभी किसी को सेनापति बनाया नहीं गया है। कोई योजना नहीं है कि किस तरह से लड़ना है, कैसे लड़ना है, किस हथियार से लड़ना है। और ये भी तय नहीं है कि वहाँ सेनापति बनेगा भी या नहीं। हो सकता है बिना सेनापति के ही वो गुट लड़ाई में कूद जाए। दोस्तों क्योंकि ये लड़ाई दो राजाओं के बीच नहीं है, ये दो लोकतांत्रिक गुटों के बीच लड़ाई है। ये तलवार बंदूक तोप से होने वाली लड़ाई नहीं है। ये एक लोकतांत्रिक देश में चुनाव में होने वाली जंग है। ये जंग मुद्दों पर, विचारों पर और कार्यक्रमों पर होगी, नीतियों पर होगी। दोस्तों जहाँ तक बात करें मोदी की, एनडीए की, तो वहाँ पर सेनापति तय है, तो वहाँ कार्यक्रम भी तय है कि किस कार्यक्रम का चुनाव लड़ना है। और मोदी जी ने कहा था कि वो 4 साल काम करेंगे, 1 साल राजनीति करेंगे, क्योंकि उनके 4 साल ख़त्म हो चुके हैं। मई के बाद उनका 5वां साल शुरू हो गया और उन्होंने राजनीति शुरू कर दी है। उन्होंने तय कर दिए हैं राजनीतिक मुद्दे कि किन मुद्दों पर एनडीए चुनाव लड़ने वाला है, किन मुद्दों पर मोदी चुनाव लड़ने वाले हैं। और वो पहला मुद्दा है वंशवाद और भ्रष्टाचार। मोदी ने बड़ी चालाकी से भ्रष्टाचार को वंशवाद से जोड़ दिया है। वंशवाद आज विपक्षी दलों की कमजोरी है। उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करके, जैसे कि आज सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स विपक्षी दलों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। हालांकि वो कार्रवाई पूरे देश में सभी के खिलाफ हो रही है, सिर्फ राजनीतिक दलों के खिलाफ नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है। और ये सभी राजनीतिक दल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के पास गए थे, ये कहने कि मोदी को रोका जाए, सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स का दुरुपयोग किया जा रहा है, उनको हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने से रोका जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं रोक पाया। सुप्रीम कोर्ट तभी रोक सकता है जब इन संस्थाओं का गलत इस्तेमाल साबित हो जाए, तो सुप्रीम कोर्ट रोक सकता है। लेकिन सिर्फ कार्रवाई को इस आधार पर नहीं रोका जा सकता कि किस नेता के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, इसके परिवार के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, नहीं रोका जा सकता। दोस्तों मोदी का भ्रष्टाचार के खिलाफ जो सख्त रुख है वो आने वाले समय में और भी कड़ा होने वाला है। आने वाले समय में बहुत से नेता जेल जाने वाले हैं और बहुत से नेता अदालत के चक्कर काटने वाले हैं। उन्होंने वंशवाद को बड़ी चालाकी से भ्रष्टाचार से जोड़ा है। उनका कहना है कि जो भ्रष्टाचार है वो इसलिए किया जा रहा है इन नेताओं द्वारा क्योंकि ये अपने बच्चों के लिए संपत्ति इकट्ठी कर रहे हैं, धन संपत्ति के अलावा दूसरी संपत्तियां इकट्ठी कर रहे हैं। और उन्होंने ये साबित कर दिया है कि ये जो नेता हैं ये अपने बच्चों के लिए राजनीति कर रहे हैं, उनके लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। ये सिर्फ अपने बच्चों के लिए सोच रहे हैं, देश के लिए नहीं सोच रहे हैं। देश को लूटा जा रहा है, देश के संसाधनों पर कब्जा किया जा रहा है। वो मोदी साबित करने में कामयाब हो गए। उन्होंने वंशवाद को भ्रष्टाचार से इतनी अच्छी तरह से जोड़ दिया है कि इन नेताओं को उससे निपटना मुश्किल हो रहा है। और ये मोदी का सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है चुनाव में, और इससे निपटना विपक्षी दलों के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। जो दूसरा गठबंधन तैयार हो रहा है उसमें ऐसे बहुत से नेता हैं जिन पर भ्रष्टाचार के स्पष्ट रूप से इल्ज़ाम हैं, आरोप हैं। कईयों को सज़ा भी मिल चुकी है और कईयों के खिलाफ मुकदमा चल रहा है। इसलिए दोस्तों वंशवाद और भ्रष्टाचार विपक्ष के खिलाफ बड़ा हथियार है मोदी का। तीसरा हथियार है दोस्तों विकास। विकास का वादा करना और विकास करना दोनों अलग चीज़ें हैं। और विकास किसी ने किया है ये कहने से माना नहीं जा सकता। हालांकि विपक्ष है वो कहता है, केजरीवाल ने भी कहा कि मोदी ने सब बर्बाद कर दिया, पूरी अर्थव्यवस्था डुबो दी है, सब कुछ बेच दिया है। लेकिन ऐसा कहने से कुछ होने वाला नहीं है। मोदी कहे मैंने बहुत विकास कर दिया है, तो ऐसा भी कहने से कुछ होने वाला नहीं है। जनता विकास देखती है ज़मीन पर कितना विकास हो रहा है, उसके आसपास क्या हो रहा है। जिनके पास सूचना है, जिनके पास डाटा है, वो डाटा से जानते हैं कि देश में कितना बदलाव आ रहा है। उस बदलाव को पहचानते हैं डाटा के जरिए। लेकिन जनता जो डाटा को नहीं जानती, जो इन्फॉर्मेशन पर नहीं जाती है,
वो अपने आसपास देखती है, कहाँ सड़क बन रही है, कहाँ फ्लाईओवर बन रहा है, कहाँ पुल बन रहा है, कहाँ कॉलेज बन रहा है, कहाँ अस्पताल बन रहा है और कहाँ मेडिकल कॉलेज बन रहा है। वो अपने आसपास देखती है, उसी के आधार पर वोट देती है और वहाँ पर मोदी मजबूत साबित हो रहे हैं क्योंकि विकास हुआ है और सभी जानते हैं। उसको झुठलाने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि जनता सिर्फ देखकर, आँखों से देखकर विश्वास करने वाली है, वो किसी के कहने से विश्वास करने वाली नहीं है। और दोस्तों, चौथा सबसे बड़ा मुद्दा जो मोदी की बहुत बड़ी ताकत है, जो उनकी निजी ताकत है, वो योजनाएं जो सबसे पिछले पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंची हैं, वही मोदी की सबसे बड़ी ताकत है। चाहे वो नल से जल योजना हो, जहां पर 75 साल से जिनके घरों में पानी नहीं आया, महिलाओं को 2-2, 10-10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, अगर उनके घर में पानी आ गया है, नल से जल आ रहा है, तो उनको वोट देने से कौन रोक सकता है। उज्ज्वला योजना हो जिससे लोगों को घर घर गैस दी गई, प्रधानमंत्री आवास योजना हो जिससे लोगों को मकान दिया गया, और जो प्रधानमंत्री अन्न योजना है जिसमें राशन दिया जा रहा है, कोरोना टाइम से लेकर अब तक दिया जा रहा है। तो ऐसी मोदी की बहुत सी योजनाएं हैं जिनका फ़ायदा जनता तक पहुंचा है। लोगों को सस्ते कर्ज दिए गए हैं, आसान शर्तों पे कर्ज दिए गए हैं, लोगों ने छोटे छोटे रोजगार शुरू किए गए, तो लोगों को नौकरियां दी हैं। जो भी है, बेरोजगारी महंगाई की बात की जाती है, लेकिन सरकार ने बहुत सा काम भी किया है और वो जनता तक पहुंचा है। तो इस करके मेरा मानना है कि वो जो वर्ग तैयार हुआ है जिसको मोदी ने फ़ायदा पहुँचाया हुआ है, जिसको हम बेनिफिशरी कहते हैं, जिनको हम लाभार्थी वर्ग कहते हैं, वो लाभार्थी वर्ग मोदी की सबसे बड़ी ताकत है और वही मोदी की ताकत विपक्ष को चुनाव में भारी पड़ने वाली है। उसको छीन नहीं सकता कोई, उसको कोई बरगला नहीं सकता, क्योंकि जनता, आज भारत की राजनीति का एक सच है कि जनता ये देखती है कि उसके हाथ में क्या आया है, उसको मिला क्या है, रेडियो पे क्या चिल्लाया जा रहा है, टीवी में क्या बोला जा रहा है, अखबार में क्या बोला जा रहा है, डाटा क्या बोल रहे हैं, उसको कोई मतलब नहीं है। वो देखती है कि उसके हाथ में, उसको घर पे क्या मिला है, और जनता जानती है कि मोदी ने उसको क्या दिया है। और आज की जनता, आप कितना भी कह लो मूर्ख है, अनपढ़ है, जो भी कहो आप, लेकिन जनता बहुत समझदार है। वो जनता जानती है कि मोदी ने क्या दिया है या राज्य सरकार ने क्या दिया है। वो जानती है कि केंद्र सरकार की योजनाएं क्या है। यही मोदी की ताकत है कि जनता जानती है कि मोदी से उसे क्या मिला है, उसको झुठलाया नहीं जा सकता। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, केजरीवाल जिन्होंने दिल्ली में फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री यात्रा, फ्री इलाज जैसी और योजनाएं चलाई, इसके अलावा उन्होंने जो अनऑथराइज कॉलोनियाँ थीं उनमें जो फैसिलिटी दी लोगों को, गरीब लोगों को, उसके कारण एक बड़ा वर्ग उन्होंने तैयार कर लिया अपने पक्ष में। इसके कारण भाजपा उनको दिल्ली में विधानसभा चुनाव में नहीं हरा पा रही है, वो बड़े बहुमत से साथ लगातार जीत रहे हैं। और इसी तरह मोदी ने भी पूरे देश में एक ऐसा वर्ग तैयार कर लिया है जिसको उन्होंने फ़ायदा पहुंचाया है अपनी योजनाओं से, जिसकी समस्याओं का निपटारा किया है, जिसकी समस्याओं को ख़त्म नहीं किया तो कम तो कर ही दिया है। तो ऐसे लोगों को मोदी के पक्ष में खड़ा होने से कोई नहीं रोक सकता। आप जितना भी चिल्ला लें कि देश खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। और दोस्तों, यही मुख्य मुद्दा है कि आज विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है मोदी को हराने का। वो विपक्ष किस मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहता है? इतना बड़ा जुटान जो 28-29 दल इकट्ठे किए बेंगलुरु में विपक्ष ने, वो किस आधार पर इकट्ठे किए? सिर्फ एक मुद्दे पर कि मोदी को हटाना है, मोदी को हराना है। लेकिन हटाना क्यों है, हराना क्यों है, ये विपक्ष को पता नहीं है। मीडिया में बहुत कुछ चिल्लाया जा सकता है कि देश को खतरा है मोदी से, संविधान को खतरा है, लोकतंत्र को खतरा है, मोदी तानाशाही कर रहे हैं। लेकिन जनता को क्या समझाओगे आप? जनता जानती है कि मोदी से देश को कोई खतरा नहीं है। आप मीडिया में बेशक सुर्खियां बटोर लें, आप हेडलाइन बना दें, लेकिन जनता जानती है कि मोदी से देश को कोई खतरा नहीं है, संविधान को कोई खतरा नहीं है, लोकतंत्र को खतरा नहीं है। तो आप ये जो मुद्दे लेकर आए हैं, ये अखबारों में सुर्खियां बनने के लिए ठीक है, मीडिया में चर्चा के लिए ठीक है, लेकिन जनता के बीच ये मुद्दा चलने वाला नहीं है। फिर आपकी औकात कहाँ है देश को बचाने की? क्या आपने देश को बर्बाद होने से रोक रखा है? आप नहीं होंगे तो देश बर्बाद हो जाएगा, देश को कोई बचाने वाला नहीं है। किस पार्टी की इतनी औकात है, किस पार्टी की इतनी हैसियत है कि वो देश में संविधान बचा ले, देश को बचा ले या देश का लोकतंत्र बचा ले? इस देश की जनता ही संविधान की रक्षक है, इस देश की जनता ही लोकतंत्र की रक्षक है। इस देश के डीएनए में, इस देश की रग रग में, नस नस में लोकतंत्र रहता है। इस देश की जनता देशभक्त है। तो देश के खिलाफ
कोई कुछ करने वाला नहीं है, और करेगा तो जनता निपटेगी, क्योंकि देश ही जनता है, जनता ही देश है। तो आप इस तरह से चिल्लाएं कि हम लोकतंत्र बचाने आ रहे हैं, हम देश बचाने आ रहे हैं, हम तानाशाही मोदी की ख़त्म करना चाहते हैं, हम संविधान बचाने आ रहे हैं, ये मुद्दा चलने वाला जनता के बीच नहीं है। तो मेरा यही मानना है कि पहले विपक्ष गठबंधन से पहले ये तो सोच ले कि मुद्दा क्या है जिससे मोदी के खिलाफ लड़ना है। उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, और जिस मुद्दे की बात की जा रही है वो मुद्दा है ही नहीं, हवा हवाई मुद्दा है। यही विपक्ष की सबसे बड़ी कमजोरी है कि मोदी के खिलाफ 9 साल बाद भी उसके पास कोई मुद्दा नहीं है जिसके आधार पर मोदी को हराया जा सके, जनता में नफरत पैदा की जा सके। 9 साल बाद भी जनता के प्रति प्यार मोदी में कम नहीं हुआ है। मेरा तो मानना है कि 2014 के बाद मोदी के प्रति प्यार और भरोसा जनता में बढ़ा है। तो विपक्ष किस आधार पर चुनाव लड़ने वाला है? यही मोदी की सबसे बड़ी ताकत है कि मोदी के प्रति जनता में विश्वास और भरोसा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मोदी की जो योजनाएं हैं उनके खिलाफ दूसरी योजनाएं जो विपक्ष लेकर आ सकता है और आएगा भी कि हम ये देंगे, हम वो देंगे, तो लेकिन जनता को भरोसा नहीं है विपक्ष पर, मोदी पर भरोसा बहुत ज़्यादा है। जनता जानती है कि इस देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, कई तरह की समस्याएं हैं, लेकिन उन समस्याओं का खात्मा भी मोदी ही कर रहे हैं। जनता को ये भरोसा है कि देश की समस्याओं से मोदी लड़ रहे हैं। विपक्ष के ऊपर कोई भरोसा नहीं है कि विपक्ष इन समस्याओं से लड़ने में कामयाब हो सकता है या लड़ेगा भी। मोदी अच्छी तरह से वंशवाद, भ्रष्टाचार के नाम पर जनता के मन में ये बात बैठा चुके हैं कि विपक्ष के नेताओं को सिर्फ अपने बच्चों की चिंता है, आपकी चिंता नहीं है, आपके बच्चों की चिंता नहीं है, उनको देश की चिंता नहीं है। देश की चिंता मुझे है, मेरी पार्टी को है। वो इस विमर्श को तोड़ना, इस नैरेटिव को तोड़ना विपक्ष के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है, चाहे वो कितने ही बड़े गठबंधन बनाकर तैयार कर ले। और ये विपक्ष इसको जानता है, इसलिए वो घबराया हुआ है, हताश है, निराश है। इसलिए ऐसे दल इकट्ठे हो रहे हैं जिनका इकट्ठा होना भी संभव नहीं था। दूसरी बात दोस्तों, विपक्षी गठबंधन में ऐसे बहुत से नेता हैं, ऐसी बहुत सी पार्टियां इकट्ठी हो गई हैं, आ गई हैं, जिनसे देश को खतरा है, जिनसे लोकतंत्र को खतरा है, जो तानाशाह हैं, जिन्होंने चुनावों में धांधलियाँ की हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार दबा कर किया हुआ है, जिन्होंने देश के धन की ज़बरदस्त लूट मचाई है, जो अदालत में दोषी साबित हो चुके हैं, जिनके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं, जिन्हें सजा हो चुकी है, ऐसे लोग विपक्ष में बैठे हुए उस गठबंधन में हैं। तो वो गठबंधन किस आधार पर देश बचाने की, लोकतंत्र बचाने की, तानाशाही को रोकने की बात कर रहा है? क्योंकि मोदी से ज़्यादा बड़े तानाशाह, ज़्यादा लोकतंत्र विरोधी लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, ये जो मुद्दे हैं विपक्ष के पास है ही नहीं, और जो मुद्दे लेकर आया है वो हवा हवाई हैं, चलने वाले नहीं हैं। तो मोदी के सामने विपक्ष की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि मुद्दा विहीन विपक्ष खड़ा है, जिसके पास मोदी से लड़ने के लिए कोई मुद्दा ही नहीं है। मेरा मानना है मुद्दे हो सकते थे, लेकिन विपक्ष ने 9 साल कोशिश ही नहीं की ऐसे मुद्दों को ढूंढने की जिससे मोदी के खिलाफ लड़ा जा सके। देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है। जो 2 गठबंधन तैयार हुए हैं ये आगे चलकर क्या रूप लेते हैं और 2024 की जंग किस तरह लड़ते हैं। नमस्कार दोस्तों।